हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस की शुभकामनाएं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2-3 दिन जो क्लास ड्रॉप हुआ था, उस क्लास ड्रॉप होने का कारण है कि मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था। ठीक है, उसमें हम लोग का मीटिंग जो चल रहा था वो टीचर्स के रिगार्डिंग थे। इस कारण से मैं आप लोगों का क्लास नहीं डाल पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, है ना। आज की क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए ये काफ़ी बेहतर होगा। चाहे वो टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी टीचिंग एग्जामिनेशन हो, चाहे रीट हो या यूपी टेट हो या जेटेट हो या एच टेट हो या एस हो या बी टेट हो या सी टेट हो। तो लेट्स नाउ स्टार्ट। चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, समय को देखते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक आपको मोटिवेशनल कोट देना चाहता हूं जो आपको ऊर्जावान बनाएगी। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। समझ में आ रही बात? जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं, और एक बार चलने का हौसला तो रखो, मुसाफिरों के तो रास्ते भी इंतज़ार करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं स्टार्ट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग डेवलपमेंट थियोरी एडवोकेट्स दैट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसीड्स सिंबॉलिक लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड। दैट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत जो है इसका समर्थन करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है। दैट मीन्स यहाँ कह रहे हैं कि जो कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जो कह रहा है कि भाषा बाद में आते हैं, लेकिन ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो पहले आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये आंसर का कोडिंग है ना। कह रहा है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीसीड्स, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पहले आते हैं, किससे पहले? भाषा से। तो ये जो मानना है जेन पियाजे का मानना है ना। जेन पियाजे का मानना है कि ये कहते हैं कि भाषा का जो ज्ञान है बच्चों में वो पहले विकसित विचार का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो पहले आते हैं, यानी विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में आते हैं। लेकिन कह रहा इसके जो कॉन्टेक्स्ट में, इसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले क्या आते हैं बच्चों में? लैंग्वेज आते हैं, उसके बाद थॉट आते हैं। लेकिन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या बताओगे कि जी पियाजे के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए तो पहले क्या आते हैं? डेवलपमेंट आते हैं, है ना। यानी दैट मीन्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट आते हैं, यानी कि थॉट आते हैं। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं एकदम, ये जो है हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय द टीचर इन द क्लासरूम टू एड्रेस जेंडर स्टेरियोटाइप्स। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी ऐसी विधि उचित नहीं है? काउंटर जेंडर वाइज, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, या फिर चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। और कह रहा कि सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। चलिए, ये तो खैर स्कूल में कई हद तक ठीक है कि अलग बच्चे स्कूल में मतलब करने का, एक ही क्लासरूम में एक गर्ल्स का बेंच अलग होगा और बॉयज़ का बेंच अलग होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि डिस्कशन ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये तो सही है कि जेंडर को पक्षपात को दूर करने के लिए डिस्कशन करेंगे। डेंजर वाइजनेस जो है, जो जेंडर वाइजनेस वो क्यों है। और नेक्स्ट डी नंबर कर कह रहा है कि यूज़ ऑफ एग्जाम्पल विच शो बॉयज़ एंड गर्ल्स नॉन कॉन्फर्मिस्ट रोल्स। यानी कह रहे कि ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के और लड़कियों को गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। इन द सेंस कह रहा है कि जो काउंटर जेंडर वाइजनेस, यानी कि जेंडर वाइजनेस को काउंटर करेंगे हम लोग। जेंडर के प्रति एक तरफ कोई लड़का या लड़की की तरफ झुकाव नहीं करना है ना। दोनों हमारे लिए क्या है? इक्वल हैं, है ना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें बताती है कि समावेशी शिक्षा दीजिए। और क्या सेपरेट सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी स्कूलों में जो है गर्ल्स के लिए सीट जो अलग होनी चाहिए और बॉयज़ के लिए अलग चाहिए। ये ठीक है ये। और कह रहा कि डिस्कस ऑन द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कह रहा ये भी तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। हमें पूछा है गलत, है ना। तो गलत के लिए क्या है? ये ऑप्शन नंबर डी। कह रहा यूज़ ऑफ एग्जाम्पल विच शोज अ बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड नॉन कॉन्फर्मिस्ट रोल्स। यानी कह रहा है कि ऐसा एग्जाम्पल लो जो
टीचर्स को बता रहे हैं। कैसे एग्जाम्पल आप बताओ कि जैसे कि घर में माँ खाना बनाती है तो वो बाहर की काम नहीं कर सकते हैं, या पिता बाहर के काम करते हैं तो घर का काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जेंडर बायसनेस है ना। तो ये कह रहा है कि उचित नहीं है, तो ये सबसे उचित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। 13 नंबर क्या कह रहे हैं? 13 नंबर पढ़िए, थोड़ा लार्ज है, अच्छे से पढ़िएगा। देखिए 13 नंबर क्या कह रहे हैं कि पारो हेल्प्स हर फादर इन हिज कारपेंट्री शॉप वेयर। कह रहा है कि पारू जो है उसके पिता का यानी फादर का कारपेंट्री शॉप है, ठीक है, और सी सक्सेसफुली मेजर वुडन ब्लॉक। और वो लड़की जो पारू है वो अच्छे से, जो पापा का वुडन ब्लॉक है वो अच्छे से मेजर कर पाती है, मेजर करके टेक्निक थाउट वाई द हर फादर, और अपना टेक्निक लगाती है जैसे पिताजी उनके लगाते हैं। सी इज रिसेंटली एडमिटेड टू अ पब्लिक स्कूल। कह रहे वो हाल ही में वो पब्लिक स्कूल में एडमिटेड हो गई है, एडमिशन हो गया उसका, और अंडर EWS स्कीम के तहत, और वेयर सी इज़ अनेबल टू कोप अप विथ द अकेडमिक डिमांड स्पेशली इन द सिचुएशन द टीचर्स शुड। यानी अगर देखिए इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो समझा जाए तो अच्छे से समझिए। अरे पारो अपने पिता की बढ़ई के दुकान में उनकी सहायता करती है, ठीक है, जहाँ पर वह लड़की के ब्लॉक यानी जो लकड़ी के ब्लॉक जो टुकड़े हैं अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक क्या करती है, माप लेती है। उसे हाल में ही WAS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक स्कूल में प्रवेश या दाखिला मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाएं खासकर गणित की सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? आप बताओ, है ना, आप बताओ क्या करेंगे? टेल प्रो दैट द डज नॉट हैव द एबिलिटी टू स्टडी, ये तो गलत है ना, नेगेटिव कह रहा है। गिव यानी कह रहा है कि पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, गलत। कह रहा है कि गिव टेस्ट एंड देन इनकरेज रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिसेस, पारो को परीक्षाएँ देनी चाहिए और दोहराव वेधन को बढ़ावा देनी चाहिए। परीक्षाएं कैसे, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए। सी नंबर में पढ़िए, कॉन्टेक्सचुअलाइज द करिकुलम एंड द स्टडी मटेरियल फॉर पारू integrating her mathematical experiences gained outside द स्कूल। यानी ये बहुत अच्छा है ना। ये देखिए कह रहा है कि पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए, और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों को समावेशन करने चाहिए। दैट मीन्स कह रहा है फ्रेंड्स कि बाहर से जितने भी बच्चे अगर स्कूल में नॉलेज अपने लाते हैं उनकी वैल्यू देनी चाहिए, है ना, ये महत्व देना चाहिए कि हाँ आप जो सीखे हो वो सही है या नहीं। ऐसा नहीं कि अगर वो जो सीख के आया है उसका महत्व नहीं देंगे, उसकी बात को नहीं सुनेंगे या समझेंगे, है ना। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। आप डी नंबर में पढ़ लीजिए करके, आस्क पारो टू कीप अ नॉलेज गैंड एट अ होम सेपरेट। देखिए सेपरेट से नहीं कर सकते, सेपरेट फ्रॉम नॉलेज गैंड इन स्कूल। यानी कह रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डी नंबर में कि पारो को घर पर सीखे गए ज्ञान को स्कूल में सीखे ज्ञान को पृथक करना यानी अलग थलग कर देना नहीं, ये हमारा सेग्रीगेशन नेगेटिव वर्ड है। सेग्रीगेशन अलगाव कर देना, अलग, ये नेगेटिव शब्द है सीटेट का। आप ये दिमाग में और मस्तिष्क में हटा लीजिए, ताकि यहाँ जैसे ही ऑप्शन में दिखेगा एग्जामिनेशन हॉल में वैसा ही आप क्या कर दीजिएगा, उसको बाइकआउट कर दीजिएगा उस ऑप्शन को देखते ही। इसलिए ऑप्शन को आप अलग करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है फ्रेंड्स कि सेंसिटिव टू द साउंड राइम्स एंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैरेक्टराइज विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। दैट मीन्स कह रहा है कि ऐसा ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल में है? इंटरपर्सनल, या फिर कह रहा है इंट्रापर्सनल, या लिंग्विस्टिक, या फिर कह रहा है कि स्पिरिचुअल। ध्वनि या आप पढ़िए यहाँ पे वर्ड्स है, कैरेक्टरिस्टाइज है, और विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। रैम्स, देखिए वर्ड्स, रैम, मीनिंग, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे फ्रेंड्स, है ना, ये भाषा के अंतर्गत आएंगे। लिंग्विस्टिक यानी यह जो है भाषाइक होगा, जिससे रिलेटेड क्या होगा, ध्वनि, लय, शब्दों का अर्थ जो है वो लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग आएगा। तो हार्वर्ड गार्डनर का आपको सिद्धांत जैसे पढ़ेंगे तब वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा ये लिंग्विस्टिक हो गया, फिर स्पिरिचुअल हो गया, इस तरह से उन्होंने कई ऐसे इंटेलिजेंस पे काम किए हैं जो उससे रिलेटेड है। कभी उसको भी करा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा एक टॉपिक एक दिन में, है ना। ये भाषाई बुद्धि से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर फ्रेंड्स, व्हाट सेइंग क्वेश्चन नंबर 15 वी फोकस ऑन अस
concentration here. Question number 15, in a socio-constructivist classroom which methods of the assessment would be preferred? यानी कह रहा है कि एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी ऐसे आंकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? कोला देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 1, सॉरी 1 मिनट, ऐसे कैसे PDF हो रहे हैं, 1 सेकंड फ्रेंड्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, यस कह रहा है सहयोगात्मक परियोजनात्मक कार्य होना चाहिए, सही है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैविंग वन वर्ड्स आंसर, सामाजिक जब कार्य कर रहे हैं, सामाजिक आकलन कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपको लेना ही नहीं है ना। स्टैंडर्डाइज टेस्ट एकदम स्टैंडर्डाइज नहीं, मानकीकरण परीक्षा एक स्टैंडर्डाइज वर्ड आपको बताएं तो एक नेगेटिव वर्ड है ना। टेस्ट बेस्ड ऑन मोर रिकॉल ऑन मेरे आना, यहाँ पे मोर होगा, कह रहा कि यहाँ पे कह रहा रिकॉल जैसे ही नेगेटिव वर्ड है। मात्रा स्मरण पर आधारित परीक्षा, ये गलत है। हमारा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ना कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट 15 16 हो गया, 16 की ओर चलेंगे फ्रेंड्स। 16 क्वेश्चन नंबर भी काफ़ी लार्ज है। आप इस तरह से ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। आप क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ने का कोशिश करके समझने का कोशिश कीजिए, ताकि आप यहाँ प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ पे आपका टाइम जो हो सेव होगा एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 16 में कि द कंटिन्यूअस एक्सेप्ट, ये पढ़िए, यहीं पे आपका कीवर्ड है, यहीं से मिल जाएगा आंसर। द कंटिन्यूअस एक्सेप्ट इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन इम्प्लाइज, यानी दैट मीन्स CCE, यानी कहीं कहीं पूछ जाता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCE, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्यूएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड द सपोर्ट टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग, लिविंग या एम्प्लॉइंग डिफरेंट टूल्स, यस ये करेक्ट लग रहा है। आप पढ़िए, इसमें कह रहा है कि अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों को साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ लेते हैं। बी नंबर, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंशन ऑफ द लर्नर परफॉर्मेंस विथ वन अदर थ्रो द मार्क्स ग्रेड एंड अदर मीन्स, ये देखिए ये सबसे नेगेटिव कह रहा है। किसी भी बच्चे को आप मार्क्स के लिए, ग्रेड्स के लिए या अदर मीन्स के लिए आप उसको CCE या कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं करते हैं। बच्चे की नॉलेज की गेन करने के लिए बच्चे कहाँ तक सीखे हैं और क्या कहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत है, इसके लिए CCE कंटिन्यूअस फॉर्मेटिव असेसमेंट की जाती है फ्रेंड्स, है ना। इसमें देखिए कह रहा है ग्रेड अंक, ये तो आप पढ़ लीजिएगा हिंदी में। अब देखिए C नंबर में ऑप्शन में कह रहा है फ्रेंड्स की कंडक्टिंग फॉर्मल पेपर पेंसिल टेस्ट इन फिक्स्ड इंटरवल्स थ्रू आउट द एकेडमिक सेशंस, नहीं फॉर्मल, ये सिर्फ पेपर पेंसिल क्या करता है कि पेपर पेंसिल जब टेस्ट लेंगे फ्रेंड्स तो बच्चे की नॉलेज को क्या होंगे वो सीमित बना देगा, है ना। एक लिमिटेड करेगा कि पेपर पेंसिल, यानी अरे कभी कभी उसको आप ओरल से पूछ लो, कभी कभी खेल खेल में पूछ लो, एग्ज़ाम ले लो उसको, है ना। इन द सेंस कह रहा है कि उसको और डेवलपमेंट होनी चाहिए, सर्वांगीण विकास होनी चाहिए बच्चे में, ना कि सिर्फ पेपर पेंसिल से, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है फ्रेंड्स, ये पढ़िए कह रहा है कि पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ चिल्ड्रेन टू द दियर द एबिलिटी टू मेमोराइजेशन। देखिए मेमोराइजेशन वर्ड जहाँ आ जाएगा आप कट कर देंगे, है ना, ये इतना आप याद रखें। चलिए 16 हो गया। 17 देखिए, सीटेट पास करने के लिए कोई बड़ा तोप नहीं है एग्ज़ाम। सीटेट पास करने के लिए उसकी एक एजेंडा को समझिए, क्वेश्चंस को हमें कैसे पकड़ना है, आंसर तक कैसे जाना है, पूरा ब्रह्मास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से ध्यान दीजिए कि क्वेश्चंस को जल्दी से आप रीड करके अंडरस्टैंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट शुड बी द इनकरेज्ड टू टेस्ट गोल्स, यानी कह शिक्षार्थियों को किस प्रकार का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, है ना। मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए या फेल्यूर सब गलत है, फेल्यूर यहाँ भी है। सेल्फ डिफेंडिंग, है ना, डिफिएटिंग मतलब क्या होता है, पराजित करना, या डिफिएटिंग और फेल्यूर ये तीनों कट गया तक गलत हो गया, हमारा करेक्ट आंसर तक पहुंच गए। मास्टरी ओरिएंटेड यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ कह रहे फ्रेंड्स कि किसी भी सेक्टर में, अगर पढ़ाई के सेक्टर में है तो उसमें मास्टरी ओरिएंटेड यानी कि वो उसको इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए पढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को टारगेट के प्रति वो उसे संवेदनशील होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि एक्सटर्नल मोटिवेट हो जाए, है ना। मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए। मैथ्स में पूरा एकदम, है ना, फिजिक्स तो फिजिक्स, इस तरह से कहने का मतलब वो काफ़ी उसमें अपना टारगेट फिक्स करके पढ़ाई करता हूँ। चलिए नेक्स्ट नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि आप देख सकते हो
कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ द इंक्लूशन, समावेशन का निम्न में से कौन सा समावेशन का नियम है? डिस्क्रिमिनेशन समावेशन का नियम है? नहीं, रॉन्ग है। भेदभाव नहीं। समावेशन करने का मतलब कि एक ही क्लासरूम में एक ही छत के नीचे चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हो, आप उसी के अंदर सबको एक बार इंक्लूड करके बच्चे बच्चियां सभी को आप पढ़ा सकते हैं, ये समावेशन है। तो देखिए स्टैंडर्डाइज जो बताए थे मानकीकृत अनुदेशन, ये भी गलत बता दिया है ना, ये बताया था कि ये क्या है, नेगेटिव वर्ड ही है। अब देखिए एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, ये सही है। हर एक व्यक्ति की जितने भी दशा है, व्यक्ति का जिस दशा रूप जिसको बोलते हैं, जो भी ज्ञान लेके आते हैं उसको वैल्यू देना। सेग्रीगेशन ये गलत है। सेग्रीगेशन और पृथकीकरण या लेबलिंग करना, ये हमारा क्या है, नेगेटिव वर्ड है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? एक्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के चलते हैं फ्रेंड्स। इस बार सीटेट एकदम क्लियर कर देना आप लोगों को, जो भी सीटेट क्लियर नहीं कर पाए हैं उन लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप का एक कीमती समय जाया मत किया कीजिए, बर्बाद मत किया कीजिए, है ना। जितना समय मिलता है उसी समय में पढ़ा कीजिए, और जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर मैं आपको बोल रहा हूँ 100% आप पास करेंगे और नौकरी लेके जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 करें कि अ चाइल्ड हु हैज़ द पार्शियल विज़न, कह रहा है कि अ चाइल्ड हु हैज़ अ पार्शियल विज़न, यानी कह रहा है एक बच्चा जो है आंशिक रूप से, पार्शियल मीन्स क्या होता है, आंशिक, कम रूप से, और वो क्या करता है, दिखाई कम देता है उसको, तब क्या करेंगे टीचर्स बताओ, है ना। शुड बी द इनकरेज टू टॉप ऑप्ट फॉर द होम बेस्ड एजुकेशन। अच्छा तो स्कूल क्यों बना है? घर पे जब शिक्षा दिएगा तो गलत हो गया। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, ऐसा थोड़ी होता है। आपको क्यों नौकरी दिया सरकार, है ना, घर पे शिक्षा प्राप्त करेगा तो ऑप्शन नंबर बी पढ़े कि नीड्स टू बी इन द सेपरेट इंस्टीट्यूशंस, उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। अलग संस्थान क्यों? गवर्नमेंट संस्थान आपको स्कूल दिया तो उसी में आप रखिए, और उसको कैसे पढ़ाइएगा वो आप समझिए, है ना, दिमाग लगाइए। शुड बिकम अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर स्कूल विद द इंक्लूसिव प्रोविज़न, ये करेक्ट है। करा कि इंक्लूसन, है ना, ये समावेशन यानी समावेशी प्रावधानों को पालन करने वाला नियमित स्कूल में जाना चाहिए, है ना, ये करेक्ट है। लेकिन डी में क्या करा, शुड बी इन अ रेगुलर स्कूल विथ नो स्पेशल प्रोविज़न टू द इनकरेजिंग ऑपिंग बिहेवियर्स, कर कि बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए, ताकि उस स्थितियों को जूझने की क्षमता विकसित हो। ऐसा थोड़ी होता है कि आप जैसा स्कूल है उस तरह के स्कूल से उसमें फैसिलिटी हो या नहीं, उसमें डाल दो तो बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये क्या होगा, गलत होगा फ्रेंड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए कह रहा है कि सभी स्कूलों को अलग एक ही मतलब कि स्कूल में सभी तरह के बच्चों को शामिल करके आप एजुकेशन टीचिंग कर सकते हैं। यही हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। अगर बच्चे वो आंशिक रूप से वो क्या है, अंधा है या वो नहीं दिखाई देता है, कम देता है ना फ्रेंड्स, तो उसको आप अगले बेंच पे बैठा सकते हो, या आप अपने जो बोर्ड पे राइटिंग लिख रहे हो वो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो। यही आपका क्या है, उपचार है। या फिर अगर ज़्यादा वो नहीं दिखता है तो उसे आप ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आज के सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इस बार आप मोटिवेटेड रहिए, इस बार जॉब लेके जाइएगा, इस बार क्वालिफाई होकर रहना है अब हम लोग को, नहीं आप लोग सभी को। और इसमें बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक मैं बताऊंगा कैसे एग्जाम में पास किए जाते हैं, और सभी सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा। ये पेडागोजी है, सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी को। बीच ऑफ द फ्लोइंग प्रैक्टिस विल द सपोर्ट क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होगी, है ना। आप ये सृजनात्मक मीन्स क्रिएटिविटी वर्ड जो है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। देखिए यहाँ पे पढ़िए, करें कि एक्सेप्टेंस ऑफ द इमेजिनेटिव आंसर, या कल्पनाशीलता, उत्तर को स्वीकार करना, है ना, यानी सोच विचार का जो आंसर बच्चे दे रहा है टीचर के द्वारा पूछने पे प्रश्न, तो वो सही है। फिर उसके बाद करें कि एम्फेसिस ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार जो मंथन पे बल देना, ये भी करेक्ट है। एम्फेसिस ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग। और नेक्स्ट कह रहा है थर्ड नंबर ऑप्शन कह रहा है कि एम्फेसिस ऑन द कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी चिंतन, है ना, और टॉलरेंस टू डिसएलेंट, असहमति के प्रति सहनशीलता। देखिए यहाँ पे अभिसारी चिंतन पर बल देना, हाँ, एम्फेसिस ऑन कन्वर्जेंट थिंकिंग। कह रहा है कि या ये तो है कन्वर्जेंट, कह रहा है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग पे बल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बारीकी से समझिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको उलझा सकता है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग पे ना देकर बल देकर हम लोग किस में कर सकते हैं बताओ,
डाइवर्जेंट थिंकिंग करेंगे, है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग मतलब ये जो सोच है एक जगह सिकुड़ती हुई नज़र आएगी, है ना। मान लें कि इस तरह से सोच जो है बच्चे को एक जगह सिकुड़ती हुई नज़र आने आती है ना। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग बुद्धि से रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो चारों दिशाओं में, हर एक दिशाओं में, हर तरीके से वो सोचने का उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी। इन द सेंस कह रहा है कि ये डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। टॉलरेंस टू डिसेंट जो होना चाहिए, असहमति के प्रति सहनशीलता, यानी कोई बच्चे जो पढ़ने में समस्या उत्पन्न हो रहे हैं तो उसके अंदर जो है सहनशीलता को डेवलप करनी चाहिए और उसे पढ़ानी चाहिए। तो 1, 2 और 4, आप देखिए किस में है, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 20 आपको गहराई से समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का इतना ही क्लास रखते हैं। आपको आई होप ये सभी समझ में आ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि इस बार सीटेट आप जाने नहीं देंगे, कि है ना। इस बार आपके हाथ में नौकरी होगी। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप बिना कहे शेयर या सब्सक्राइब मत कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी कीजिएगा, नहीं तो फालतू के समय किसी को दूसरे को बर्बाद मत करवाइएगा, है ना। क्योंकि आपको जब समझ में आए तभी आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, वरना बेकार है। इसलिए कह रहा हूँ मैं, इस चैनल से आप जो भी ट्रिक सीखेंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल में हिट करेगा माइंड में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।